रिकॉर्डिंग लगा ली? ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के पाठ 3 की शुरुआत कर रहे हैं और पाठ 3 से संबंधित इस चैप्टर में आज लगभग हम प्रागैतिहासिक संबंधित सारे आयामों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आज हम लगभग मान के चल रहा हूँ तो हम इसमें हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। यदि कोई विद्यार्थी मुझसे क्लास करना चाहता है ऑनलाइन तो इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं 6395041809 इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और क्लास संबंधी समस्त जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और एक वीडियो को कई बार देखने की सुविधा रहती है। ये सारी वीडियो आपके अकाउंट में रहती है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम जो स्टार्ट करें उसका नाम है समाधान। तो महापाषाणकालीन समाधान, महापाषाणकालीन समाधान। ठीक है, तो महापाषाणकालीन समाधान की शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर? चलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो महापाषाणकालीन समाधान रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना? तो ठीक है, वो चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, चलेगा। इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मलारी। इसके बारे में परीक्षा वाली एक साल लिख देती है, लेकिन मलारी समाधान में आता है। ठीक है, मलारी एक अलग चैप्टर है और चमोली में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा वाली लिखती है 2002 में, लेकिन मैं बता चुका हूँ इसकी खोज 2002 में नहीं हुई, 1956 में इसकी खोज हो चुकी है, 1956 ईस्वी। तो 1956 में इसकी खोज की गई है और जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की है और उस खोज करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल, तो चारण के नाम से फेमस है शिव प्रसाद डबराल। इनको खोजने का श्रेय जाता है, तो श्रेय इन्हीं को जाता है, शिव प्रसाद डबराल। इस पर शोध कार्य जिसने प्रारंभ किया, जिसने शोध किया, वो गढ़वाल विश्वविद्यालय था। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया, खोजा शिव प्रसाद डबराल। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय, और इस पर शोध 2 बार किया गया है। 2 वर्ष इसमें इंपॉर्टेंट है। एक वर्ष आपको जो देखने का मिलेगा वो 1983 का मिलेगा और दूसरा है 2001। ध्यान दीजिएगा, अभी भी परीक्षा वाणी 2002 लिख रही। तो दो बार इस पर शोध किया गया, एक 1983 में और दूसरा 2001 में। तो जितने भी प्रमाणित किताबें हो, चाहे अजय रावत हो, चाहे घनश्याम जोशी हो, चाहे यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक हो, ठीक, तो इस संबंधी समस्त किताबों ने इस पर 2001 पर मोहर लगाई है। तो आप 2001 रखिएगा, दूसरा 1983 तो हमें याद रखना ही। इसने अपनी खोज के दौरान दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जब खोज की तो उन्होंने खोज के दौरान 5.2 केजी 5.2 केजी सोने का मुखावरण यानी मुखौटा खोजा, सोने का, गोल्ड का। तो सोने का मुखौटा खोजा, सोने का मुखौटा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो 1983 2001-2 में इन्होंने शोध किया और इसी शोध के परिणाम स्वरूप इन्हें 5.2 केजी सोने का मुखावरण खोजा गया। अगर इतना लिख लिया तो यस कह दीजिए। ठीक है, तेजी से चलेगा, लिख चुके। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें और पॉइंट्स भी लिखने। सुबह पता नहीं क्या दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा सुबह क्लास चलने में दिक्कत हो रही है। आई, अब समझते हैं मलारी में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि हम समाधान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मिले हैं मनुष्य के
कंकाल मिले हैं, मनुष्य के कंकाल ये मिला हुआ है, और इस मनुष्य के कंकाल को ये बताया गया है ये किसी चरवाहा का कंकाल है, चरवाहा के कंकाल है, ऐसा माना गया है। ठीक है। इसके अलावा आपको किसी जगह से अश्व यानी घोड़ा, अश्व के कंकाल मिले, और मेढ़ा यानी ये भेड़ की एक प्रजाति है, मेढ़ा कहते हैं जिसे, तो मेढ़ा या भेड़ की प्रजाति आप लिख सकते हो। तो भेड़े, इनके भी हमें कंकाल देखने को मिले। ठीक है। तो मनुष्य के कंकाल यहाँ पे मिले, इसलिए समाधान लिखा हुआ है। ठीक। तो मलारी में इतना ही आपको पढ़ना है, इसको लिख लीजिए तेजी से। ठीक, तेजी से इसको लिख लीजिए। चलेगा। ठीक। आइए, अगला जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम देखेंगे, मैं कुछ चीजें समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आप जो लोग बहुत अच्छी यानी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं उन्होंने दो प्रकार के समाधान पढ़े होंगे, एक का नाम है शिष्ट, एक का नाम है अर्नबरियल। उन दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी, पश्चिमी रामगंगा घाटी, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है नौला। ये जगह का नाम आपने पहले भी सुना होगा, उसका नाम है नौला जैनल गांव लिखा होगा, नौला जैनल गांव। यहां से भी बच्चों समाधान खोजे गए, यानी यहां से भी सबको खोजा गया है, समाधान खोजे गए, और इस समाधान को खोजने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है यशोधर मठपाल। तो आप लिख सकते हैं कि यशोधर मठपाल। तो यशोधर मठपाल ने इन क्षेत्रों से इन समाधानों को खोजा, ये लिख लीजिएगा। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में नौला जैनल गांव इस जगह का नाम दिया हुआ है। तो नौला जैनल गांव में से भी समाधान खोजे गए हैं, और समाधान खोजने का श्रेय जिसे जाता है उसका नाम आपको मिलेगा यशोधर मठपाल। अगर लिख लीजिएगा तो यस बोल दीजिएगा। ठीक है। आइए समझिएगा, एक आपको बता सकता है भिकिया शेर तहसील कहाँ पे है? कोई बता सकता है? भिकिया शेर, कोई भी विद्यार्थी जो बता सकता हो कि भिकिया शेर तहसील कहाँ पे? अल्मोड़ा वाले तो बता ही देंगे इसमें। तो भिकिया शेर तहसील। ठीक है। तो अगर भिकिया शेर तहसील पूछे तो ये बच्चों अल्मोड़ा में है, ALM लिख देता हूँ, तो ये अल्मोड़ा हो गया। तो इसी तहसील में दो गांव हैं, दो गांव, एक का नाम है सानड़ा, एक का नाम है बसेड़ा। तो एक गांव का नाम है सानड़ा और एक का नाम है बसेड़ा गांव। तो बसेड़ा कास्ट भी होती है, तो बसेड़ा गांव। तो सानड़ा गांव और बसेड़ा गांव, ये दो गांव यहाँ पे अवस्थित है। इन गांवों से दो प्रकार के समाधान मिले हैं, दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के। इन दोनों का नाम मैं लिख देता हूं, फिर उनको मैं एक एक करके समझा दूंगा। एक का नाम है शिष्ट, शिष्ट प्रकार का समाधान, और एक का नाम है वर्ण बरियल। इसको लिखते हैं, लिख लीजिएगा, अर्ण बरियल कहते हैं, सॉरी मैं वर्ण बरियल के जगह में अर्ण बरियल कहते हैं इसको। ये दो प्रकार के समाधान मिले। ठीक है, ये किस तरीके से समाधान है इसे हम समझेंगे, पहले इनके नाम लिख लीजिए। तो भिकिया शेर तहसील अल्मोड़ा में है, यहाँ के दो गांव है सानड़ा और बसेड़ा गांव। यहाँ से समाधान की दो विधियां मिली है, दो प्रकार मिले हैं, एक शिष्ट प्रकार मिला है, दूसरा अर्ण बरियल मिला है। इसको लिखिएगा।
लिख लिया हो तो यस बोल दीजिएगा। ठीक है। आइए सबसे पहला सिस्ट देख लेते हैं, सिस्ट किस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो सीधा सीधा है, एक जगह में क्या करेंगे, तो ये अगर है तो यहाँ पे एक गड्ढा खोदा जाएगा और गड्ढा खोद के सबको इस तरीके से लेटा देंगे और इसके ऊपर चारों तरफ से वृत्ताकार परिधि में पत्थर रख देंगे, वृत्ताकार परिधि में पत्थर रख देते हैं। ठीक है, तो सबको दफनाकर ऐसे गोल करके, ऐसे गोल करके पत्थर रख देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम शिष्ट। तो शव को गर्त में दफनाया जाता है, इसका एक नाम है गर्त समाधान। इसका एक को लिख लीजिएगा, गर्त समाधान भी कहते हैं इसको, गर्त समाधान भी कहते हैं। तो गड्ढे में दफनाकर पत्थर से घेर दिया जाता है, तो लोग समझ जाते हैं यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। इसका नाम है आपका गर्त समाधान या शिष्ट समाधान कहते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, दूसरे का नाम जैसे आपने अर्ण बरियल पढ़ा ही है, अर्ण बरियल को हिंदी में कलश समाधान कहते हैं। कलश आपने नाम, कलश जो तांबे का कलश होता है, मिट्टी का कलश होता है, तो क्या करते हैं, कलश समाधान समझिएगा। हिंदू रीति रिवाज में कलश को नदियों में बहा दिया जाता है, नदियों में बहा देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते। तो कलश में क्या करते हैं, अस्थियां जो होती हैं, इन अस्थियों को, कलश में अस्थियों को दफनाया जाता है। ठीक है, इन अस्थियों को दफनाते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, कलश में अस्थियों को दफनाया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, तो मृतक की अस्थियां सब में डालकर इस कलश में डालकर दफना देते हैं, इसे कहते हैं अर्ण समाधान। क्लियर, पहले जलाएंगे, जलाने के बाद हड्डियां लेंगे, हड्डियों को दफना देंगे, इसे अन्न समाधान कहते हैं। तो ये दो विशिष्ट प्रकार के समाधान जहां देखने को मिले हैं, उस जगह का नाम है भिकियासैन, अल्मोड़ा में है। दो प्रकार के समाधान मिले हैं, शिष्ट और अन्न बरियल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा दो इसको, ठीक, इसको मिटा देते हैं। चलेगा, तो समाधान आपका सब, ये कंप्लीट समाप्त हो गया समाधान वाला। अब है चित्रित धूसर मृदभान। हेडिंग डालिए, चित्रित धूसर मृदभान। मृदभान मतलब, मृद मतलब मिट्टी, भान मतलब बर्तन। भाड़े नहीं कहते, भाड़े, तो भाड़े से भाड़, तो इसी से बना हुआ मृद भान। आप सबको पता है सबसे पहले कहाँ खोजा गया, याद होगा आपको, तो मैं बता चुका हूँ, ताम्र उपकरण और गौरिक मृद भान 1951 में बहादुराबाद। तो बहादुराबाद कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए, तीसरी बार प्रश्न पूछा है मैंने, बहादुराबाद। तो इसी बहादुराबाद की खोज 1951 में की गई है। तो यहीं से हमें क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो मृद भांड तो मिले ही हैं। तो ये मिट्टी के बर्तन खोजे गए हैं। तो मिट्टी के बर्तन ऐसे लिखेगा बच्चों, ये बर्तन, ये वाली गलत होती है, ये गलत होती है, बर्तन ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और यहाँ से इसके अलावा तो हमने देखा है कि ताम्र उपकरण में हम पढ़ ही रहे थे कि ताम्र उपकरण भी मिला ही है, उपकरण भी मिला है। उसके बाद इसके लगभग लगभग 2 वर्ष बाद 1953 में, ये भी हम तीसरी बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद हो चुका होगा, यज्ञ दत्त का नाम आपने सुन ही लिया। तो यज्ञ दत्त शर्मा को भी यहाँ से इसी प्रकार के और मिट्टी के बर्तन और ताम्र उपकरण मिले। ठीक है, चलिए लिख लिया तो बस जल्दी से हो गया, तेज, क्योंकि ये अलग से चैप्टर है तो उसको भी लिखा देना।
लिख लिया सबने? तेजी से बच्चों, तेजी से, ताकि आज हम साहित्य पे भी बात कर लें, फिर हम कुमाऊं और गढ़वाल पे पहुंच जाए। फिर धीरे धीरे करके हमने इतिहास के प्रमुख राजवंशों को भी पढ़ना ही है। चलिएगा, अगली जगह है, अगला जो है उसका नाम है थापली। जल्दी से बताओ थापली कहाँ है? जल्दी से बताओ थापली कहाँ है? थापली, चमोली में है थापली? ठीक है, थापली तो श्रीनगर में है सर, थापली तो श्रीनगर में है। यस वही तो चमोली क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो थापली श्रीनगर में है, और श्रीनगर तो पौड़ी गढ़वाल में आता है दोस्त। ठीक है, चलिएगा। थापली जो श्रीनगर है, यहाँ से क्या क्या मिला है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से तस्तरियां मिली है। तस्तरियां एक प्रकार का तसला जैसा होता है, उसी को तस्तरिया कहते हैं। बड़ी सी इस प्रकार की प्लेट होती है, उसका नाम तस्तरिया है। यहीं से मिट्टी के कटोरे मिले हैं, कटोरे, कटोरे भी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। लघु जार, छोटा जार मिला है, लघु जार मिला है, ये भी आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद भूसी, यानी भूसी चित्रित मृद भांड, तो भूसी चित्रित मृद भांड भी मिले हैं, मृद भांड। ध्यान दीजिएगा, ऐसा किया गया है कि मिट्टी में भूसे को मिलाया गया है, और भूसे को मिलाने से वो मिट्टी पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और भूसी से, यानी ये माना गया है कि भूसी से क्या करके कि मिट्टी के बर्तन बनाए गए। तो भूसी चित्रित मृद भांड, तो भूसी से मिट्टी के बर्तन बनाए गए जिसमें चित्र बने हुए। क्लियर? तो कई बार आपने देखा होगा लीपते हुए भी भूसे का प्रयोग बहुत से लोग कर देते हैं, हल्का हल्का भूसा गोबर के साथ भूसे को मिलाते हैं लीपने के लिए। ठीक है, आंगन आंगन लीपने में अभी भी गांव क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है, दीवालों को लीपने में भूसे का प्रयोग किया जाता है। इससे पकड़ हो जाती है और मजबूती आती है। तो इसी प्रकार मिट्टी के जो बर्तन बने हैं उसमें भी भूसे का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्योंकि भूसी का प्रयोग किया गया है और ये चावल की भूसी है, धान की भूसी है, तो इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में धान की कृषि भी होती होगी। तो धान की कृषि की भी जानकारी मिलती है ये। तो आप लिख सकते हैं धान की कृषि की भी जानकारी आपको मिलती है। क्लियर है दोस्तों? इसको भी लिख लीजिए। देखिए, पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखानी नहीं चाहिए। कहानी की थापली श्रीनगर में अवस्थित है, यहाँ से देखिए लिखाने के लिए तो मैं लिखा ही दूंगा। थापली श्रीनगर में अवस्थित है, चित्रित दूसरे मृद भांडों में से एक प्रमुख स्थल है जहां से ये मृद भांड मिले हैं। यहाँ से तस्तरियां, कटोरे, लघु ज्वार, इसके अलावा भूसी चित्रित मृद भांड मिले हैं, जो इस बात की जानकारी देता है कि यहाँ धान की कृषि की जाती होगी। तो एक 4 से 5 लाइन का पेज हो जाएगा। काम की लाइंस इतनी ही है, तो इसको लिखने से बचिए ऐसा। ठीक, जो मुझसे पढ़ रहे होंगे, जो मुझसे पहले भी पढ़ चुके हो, वो भी अगर पढ़ रहे होंगे तो वो देख रहे होंगे कि हाँ सर ने इस बार डीप तो चले गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं इस बार हम और डीप में जाते हुए कि क्या प्रश्न बाहर जाते हैं नहीं जाते। वैसे तो बहुत रेयर ही बाहर गए हैं, बस फिर भी हम 40 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला पुरौला। जल्दी से बताओ बच्चों, पुरौला कहाँ अवस्थित है और किस नदी के किनारे? जल्दी से बताइए, पुरौला कहाँ है और किस नदी के किनारे? जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक है, तो पुरौला आपको पता है उत्तरकाशी में है, और कमल नदी के किनारे। ठीक है, तो कमल नदी के किनारे अवस्थित है पुरौला। क्लियर? तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास में उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। कमल नदी का नाम भी उसी में लिखा हुआ हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तो
अश्व के दंत मिले हैं, अश्व के दंत, देखिए मृदभांड तो मिले मिले हैं, उसके अलावा अश्व के दंत भी लिख लीजिए, उसके अलावा मृदभांड तो मिले ही हैं। यहां से क्या मिला है वो तो इंपॉर्टेंट है, ये स्थल कहाँ अवस्थित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदभांड मिले हैं, मृदभांड के अलावा यहाँ पे आभूषण भी मिले, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, मनके का मतलब होता है आभूषण। अगर किसी विद्यार्थी ने कभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो वहां पे लिपस्टिक के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, खैर यहाँ से नहीं मिली है। कोई बता सकता है क्या शब्द का यूज किया गया लिपस्टिक के लिए? लिपस्टिक के लिए, ठीक है, तो वहां पे लिपस्टिक शब्द का प्रयोग किया गया। नहीं मिला होगा तो उसको शलाका रंजन कहते हैं, लिपस्टिक के लिए शलाका रंजन, ठीक है। तो अश्व के दंत, मृदभांड और आभूषण ये मिले इस जगह से, ठीक है। आइए, तो थापली प्लस पुरोला, इन दोनों की तुलना महाभारत के स्थलों से प्राप्त सामग्रियों से की गई है, प्राप्त सामग्रियों से की गई है, यहां से की गई है, ठीक है। और ये प्राप्त सामग्रियों से, और ये जो तुलना करने वाला कि किसने कहा कि ये महाभारत के प्राप्त स्थलों के समान है, तो सामग्रियों से तुलना लिख लीजिएगा, तुलना की है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति का नाम कोई बता सकता है क्या क्या नाम है, किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, किसने ये तुलना की, किसी को जानकारी है क्या? नहीं है, चलिएगा, ठीक है, किसी को जानकारी नहीं तो लिख लीजिए, उनका नाम है बीबी लाल, इन व्यक्ति ने तुलना की है, ठीक है। तो बीबी लाल के अनुसार, तो इन व्यक्ति ने ये तुलना की है कि थापली और पुरोना में जो चीजें मिली हैं, जितने भी वो सामग्रियां मिली हैं, वो सब सामग्रियां महाभारत के प्राप्त स्थलों के समान, लगभग लगभग वो तुलना करते हुए देख रहे हैं। तो बीबी लाल ने एक पुस्तक लिखी थी एंशियंट इंडिया, तो एंशियंट इंडिया इन्होंने लिखी हुई है, आपको उनकी किताब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्राचीन भारत, तो ये लिख चुके हैं और आपको लिखने की जरूरत इस किताब के बारे में नहीं। लिख लिया, चलिए इसको मिटा देते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड लिखा था, ठीक, चलेगा। अगला देखिए, नगरीकरण में कौन कौन से स्थलों के नाम आते हैं, हेडिंग आ रही है नगरीकरण, नगरीकरण, इन जितने भी नगरों के नाम दिखा रहा हूँ वो मैंने अलग से पढ़ाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा के उनको अलग से पढ़ाऊंगा। तो गोविशान, ये माना जाता है, गोविशान क्या है, काशीपुर है, तो काशीपुर एक प्राचीन नगरों स्थलों में गिना जाता है। गंगा द्वार, गंगा द्वार का मतलब है हरिद्वार, हरिद्वार ये भी प्राचीन स्थलों में माना गया, और इसका एक नाम कनखन भी मिला है, तो हरिद्वार का यह स्थल भी प्राचीन स्थलों में गिना जाता है। इसके अलावा कालकुट, कालकुट ये कालसी है, कालसी का प्राचीन नाम कालकुट मिलता है, इसका नाम ये भी प्राचीन नगरों में से एक है। इसके अलावा श्रीनगर, जिसे श्री क्षेत्र कहते हैं, ये प्राचीन स्थलों में इनके नाम गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन नगरों में ये महत्वपूर्ण नगर है, इनके बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगभग लगभग पूरा एक चैप्टर केवल इन पे ही बात करनी है, और इसके अलावा भी दो तीन ऐसे नगर हैं जिन पे मुझे बहुत बात करनी है, तो उन्हें हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। एक पूरा लेक्चर इन पे लेंगे, एक एक करके क्या क्या चीजें हैं, जैसे गोविशान काशीपुर में हुएनसांग कब आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा कालसी से संबंधित तो इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर के बारे में भी हमने पढ़ना है, श्रीनगर का महत्व तो अंतिम समय तक बना रहेगा, जब तक कि अंग्रेज इसे अपनी राजधानी तक ना बना दे। तो अजय पाल से बाद तक ये लगभग लगभग अंतिम समय तक अंग्रेजों ने तक इसे अपनी
एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इससे पहले भी हम पढ़ेंगे, इसका नाम कई बार आपको मिलेगा। ठीक, तो इन सबके नाम लिख लीजिए, ये प्रमुख नगर थे प्राचीन इतिहास में। ठीक है, बिल्कुल, ह्वेनसांग हरिद्वार में भी आया था। ठीक है, ह्वेनसांग हरिद्वार में भी आया था, परेशान नहीं हो, सब लिखेंगे दोस्त। ठीक है, जब हरिद्वार पढ़ाएंगे ना, तो हरिद्वार जब पढ़ाएंगे तो वहां लिखेंगे। ठीक है, हरिद्वार तो हमने पढ़ना ही है। चलेगा, अगला जो हमने पढ़ना है, अब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आ चुके हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल का एक लास्ट पॉइंट है, आद्य ऐतिहासिक काल में अब हम जिस चैप्टर में आए उसका नाम है साहित्यिक स्रोत। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसके हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, लिखित प्रमाण मिलते हैं। तो इसके हमें लिखित प्रमाण मिलेंगे। तो लिखित प्रमाण की बात चल रही, तो लिखित प्रमाण, तो लिखित प्रमाण क्या क्या हो सकते हैं। तो लिखित प्रमाण धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ। इन धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या हो सकते हैं, तो वेद हो सकते हैं, पुराण हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाकाव्य हो सकते हैं, महाकाव्य, इसको हम धार्मिक ग्रंथों में ले लेंगे। महाकाव्य जैसे रामायण या महाभारत, महाकाव्य माना गया है दोनों को। महाभारत, तो महाभारत में हम वन पर्व ऐसे पढ़ते ही हैं, तो इनसे। ठीक है, तो लंका कांड भी हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत तो हमें पढ़ना ही है। तो ये, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता यहीं से सब स्वर्ग से पधारेंगे, तो ये जानकारी हमें रामायण से मिलती है। और महाभारत से हम ये देखेंगे कि पांडव यहाँ पे आए थे, पांडव द्रौपदी ये भी आए थे। इसके अलावा साहित्य हो गया, साहित्य और भी होते हैं। ठीक है, अन्य साहित्य हो गए। इसके अलावा लोक प्रचलित गाथाएं, तो लोक प्रचलित गाथाओं से भी जानकारी हमें मिलेगी, लोक प्रचलित। ठीक है, तो लोक प्रचलित गाथा, गाथाओं से भी स्रोत हमें मिलता है। लोक प्रचलित गाथाओं की प्रामाणिकता थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि ये गाथाएं गाते गाते आगे की ओर बढ़ती है, तो धीरे धीरे इसकी प्रामाणिकता में संदेह होता है। ठीक है, तो वैसे संदेह सभी पर है, लिख लीजिए। तो लिखित प्रमाण में हमने धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, ये हम देखेंगे। चलेगा, आइए। समझ में आ रहा है? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वेद। ठीक है, वेद, अब ध्यान दीजिएगा, वेद में भी ऋग्वेद। ठीक है, वेद, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इनमें से ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेदों में भी ये कहा गया है दोस्तों, वेदों में ये कहा गया है, वेदों में बहुत ध्यान से समझना, इसमें केवल और केवल गढ़वाल का वर्णन किया गया है, गढ़वाल का वर्णन करा गया है, गढ़वाल का वर्णन, कुमाऊं का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो गढ़वाल का वर्णन और कुमाऊं का वर्णन नहीं किया गया इसमें, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अजय रावत में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि केवल और केवल गढ़वाल का वर्णन किया गया, और कुमाऊं के मामले में कोई भी जानकारी वेद नहीं देते। वेद अलग होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ अलग होते हैं, पुराण अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। तो केवल और केवल गढ़वाल से इसकी जानकारी मिलती है। तो गढ़वाल में क्या क्या कहा गया है मैं इसको लिखा दूंगा। ठीक,
तो हम पढ़ेंगे गढ़वाल के बारे में। तो मैं लिखा दूंगा आगे चल के, ठीक है। जल्दी से लिख लो, तो यस बोल लीजिएगा। चलिए, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और कई सारे होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में से एक ग्रंथ है जिसका नाम है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे हम उसको। तो कौशिकी ऐसा नाम मिलेगा। तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये नाम आपको मिलेगा। तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों इस बद्रीनाथ के नाम की जानकारी मिलती है। तो बद्रीनाथ, इसकी नाम की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथों में से बद्रीनाथ का नाम मिलता है। इंपोर्टेंट कर लीजिए पहला। तो ब्राह्मण ग्रंथों में से कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला ब्राह्मण ग्रंथ ये है, तो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड क्षेत्र में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। तो उत्तर कुरु, ठीक है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, इसको लिख लीजिएगा। तो वो उत्तर कुरु प्रदेश कहते हैं। तो प्रश्न पूछिए उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द किसमें वर्णन किया गया, तो आप कहना ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना था, मैं जरा मिस कर गया। ये लिख लिया हो तो यस बोल दीजिएगा, इसमें एरो खींच के बना दीजिएगा, ठीक है। एरो खींच के, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और लिखाना था, मैं भूल गया। इसमें जो कंप्लीट लाइन है वो कहा गया है वाक देवी। वाक मतलब सरस्वती। तो वाक देवी का निवास स्थान बद्रीनाथ कहा गया, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। बद्री का आश्रम कहा गया, वैसे बद्री आश्रम कहा गया। तो वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम, इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम शब्द का वर्णन मिलता है। अगर आप लिख लो तो थोड़ा सा तेज कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अपनी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम जल्दी से खत्म कर सकें और आगे की ओर बढ़ सकें, ठीक है। चलिएगा, मुझसे पढ़ने के बाद आप कहीं और जाइएगा और वहां पे पढ़ के देखिएगा कि क्या चीजें मिल रही हैं, क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। आइए अब पुराण में देखें। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमने दो देख लिए। एक का नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरे का नाम था कौशिकी ब्राह्मण। तो कौशिकी ब्राह्मण में क्या कहा गया, बद्रीनाथ का जिक्र किया गया। वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका नाम है उत्तर कुरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम पुराण की बात करें तो पुराण में जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कंद पुराण, ठीक है। तो स्कंद पुराण, इस स्कंद पुराण में कहा गया है कि माँ पार्वती, ठीक है। तो माँ पार्वती ने शिव से आग्रह किया कि वो 5 खंडों का निर्माण करें। तो माँ पार्वती के आग्रह से शिव ने 5 हिमालय खंडों का निर्माण किया। ये 5 हिमालय खंड कौन है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो है केदार खंड, इनको हमने पढ़ना ही है। दूसरे का नाम आपको मिलेगा मानस खंड,
एक का नाम मिलेगा आपको जालंधर खंड, ठीक। उसके अलावा आपको मिलेगा नेपाल खंड, और फिर मिलेगा आपको कश्मीर खंड। तो 5 हिमालय खंड की स्थापना करने का आग्रह किया माँ पार्वती ने शिव जी से, और शिव जी ने इन 5 खंडों का वर्णन किया, इन 5 खंडों की स्थापना की। एक है केदार खंड, दूसरा है मानस खंड, तीसरा है आपका जालंधर खंड, चौथा है आपका नेपाल खंड, और 5वां है आपका कश्मीर खंड। तो इन 5 खंडों की स्थापना की गई है, ठीक है। इनके नाम लिखिए। ये जो केदार खंड है ये गढ़वाल के लिए यूज होता है, अभी हम पढ़ेंगे। और मानस खंड कुमाऊं के लिए वर्णित होता है, ठीक है। तो केदार खंड और मानस खंड के बारे में हमने पढ़ा है, तो तेजी से लिख लिया हो तो यस कह दीजिए। तो ये 5 हिमालय खंड का वर्णन आपको मिलेगा। तेजी से बच्चों अपनी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड का परिचय दीजिए। आप लोग मेरे YouTube वाली वीडियो शेयर करते हो कि नहीं करते हो? हैं? कोई है ऐसा जो वीडियो शेयर करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है? अगर अच्छे से बन जाएंगे थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ ना कि सबको एक अच्छी क्वालिटी मिले, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, मैं मेरी जब ये सूचना मिली बहुत सी कोचिंगों को कि मैं खटीमा में आके अब दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारी कोचिंगों के टीचर एक हो गए, ठीक है। कल मुझे जानकारी मिली मेरे दोस्त द्वारा, तो उनको पता चला कि राकेश फिर आ रहा है खटीमा और फिर पढ़ाने लगा है। तो उनको लगा कि ये हमारे बच्चे खींच देगा, बहुत सारे बच्चों को खींच देगा। तो उन्होंने क्या करा कि दो जो टीचर थे वो एकजुट होकर अब एक कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे, ताकि बच्चों को इधर उधर ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी काफी बच्चों ने मुझसे एडमिशन लिया है, ठीक। अगर किसी कोचिंग में चला जाऊं पढ़ाने के लिए, तो अगर मैंने 5 से 6 दिन पढ़ा दिया, मैं कम से कम नहीं तो 60-70% बच्चे अपनी तरफ कर लेता हूँ। इसका कारण ये है कि बच्चों को लगता है इससे पहले कि यार हम क्या पढ़ रहे थे और हमें क्या पढ़ना चाहिए था, तो ये अंतर उन्हें दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका फायदा तो मिलता है। तो ये होता है, इसलिए बहुत सारे लोग तो मुझे बुलाने से भी डरते हैं कि कहीं ये 3-4 दिन पढ़ाएगा तो भाग ना जाए, ऐसा भी रहता है, ठीक। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं, केदार खंड। केदार, देखो बच्चों, दो विषय में, वैसे तो मैं किसी भी विषय में किसी को छूने नहीं देता, ठीक है। हिंदी हो गया, उत्तराखंड हो गया, जीएस में भी कोई छू नहीं पाता मुझे, लेकिन फिर भी आप लिखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल केदार खंड में, ध्यान दीजिएगा। तो केदार खंड में इसकी जो लंबाई बताएगी, आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिएगा इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई। योजन बताई गई है, कुछ होती होगी योजन, एक इकाई होती होगी। तो केदार खंड की लंबाई 50 योजन बताई है, और चौड़ाई 30 योजन बताई है, ठीक है। तो ऐसे करके यदि हम उत्तराखंड को इस तरीके से देखें, इस तरीके से एक छोटा सा मैं बना दिया सिर्फ अपनी, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि जो नंदा देवी पर्वत श्रेणी है, ये नंदा देवी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये नंदा देवी पर्वत श्रेणी, अभी मैं बताऊंगा नंदा देवी के बारे में, जब मैं बताऊंगा। तो नंदा देवी पर्वत श्रेणी जिसे बधान श्रेणी कहते हैं, तो नंदा देवी पर्वत एक श्रेणी में अवस्थित है जिसका नाम है बाधान क्षेत्र। बाधान एक पर्वत श्रेणी है। तो ये बाधान क्षेत्र क्या करता है, ये हो गया आपका गढ़वाल, और ये हो गया कुमाऊं, इसका विभाजन करता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की बात चल रही है, ठीक है। तो गढ़वाल के लंबाई और चौड़ाई, तो ये 50 योजन, और लंबाई इसकी 50 योजन हो गई और चौड़ाई 30 योजन हो गई। तो ये गढ़वाल क्षेत्र का बताएगा। और अगला पॉइंट यहीं से देख के लिख लीजिए, ये बोला गया है कि इसका जो विस्तार है, ये गंगा द्वार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गंगा द्वार मतलब यहाँ पे हरिद्वार है आपका, तो मैं एज बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका विस्तार गंगा द्वार से लेकर श्वेत पर्वत,
अब ध्यान दीजिएगा, श्वेत पर्वत हिमालय को कहते हैं। श्वेत पर्वत मतलब जहां बर्फ जमी रहती है, जहां ग्लेशियर जमा रहता है, उसे श्वेत पर्वत कहते हैं। तो इसका जो विस्तार बताया गया है, गंगा द्वार, कोष्टक में लिखना हरिद्वार, श्वेत पर्वत मतलब हिमालय, ये लिख लीजिएगा। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक इसका विस्तार बताया गया है। ठीक, और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम तमसा है, और मैंने जब नदियां पढ़ाई होंगी तो मैंने बताया होगा, तमसा टोन्स नदी का प्राचीन नाम है। तो इन्होंने कहा पूर्व में, सॉरी, पश्चिम में तमसा नदी और पूर्व में नंदा देवी पर्वत, ये नंदा देवी। तो नंदा देवी पर्वत ये इसकी सीमा बनाते हैं। तो तमसा नदी और नंदा देवी पर्वत सीमा बनाते हैं। और इस ये जो नंदा देवी पर्वत है, ये बधान क्षेत्र में अवस्थित है, बधान क्षेत्र में अवस्थित है। और ये जो बधान क्षेत्र है, ये एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत पर्वत श्रेणी है। और इसी पर्वत श्रेणी में ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी की ऐसे करके कई चोटियां होती हैं, इनमें से एक चोटी है नंदा देवी। तो पर्वत श्रेणी एक लंबी श्रेणी होती है पर्वतों की, तो उन पर्वतों में से एक पर्वत है नंदा देवी। तो जिस श्रेणी में नंदा देवी को अवस्थित बताया गया, उसका नाम है बाधान क्षेत्र। तो बाधान एक पर्वत श्रेणी है। क्लियर हो गया? तो बाधान एक पर्वत श्रेणी है। लिख लिया आपने? तो ये माना गया है। ठीक है, चलेगा, यही अपने मैप में आपने देख लिया। अभी मैं जब मानस खंड पढ़ाऊंगा तो उसमें गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में बता दूंगा। और जो ये नंदा देवी है, ये नंदा देवी मानस खंड और केदार खंड का विभाजन करती है। मानस खंड और केदार खंड का क्या करती है? विभाजन करती है। ठीक है, तो विभाजन, विभाजन करती है। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, इसके इधर लिखना है, इधर से। ठीक है, तो इतने के बीच में ही लिखना होता है मुझे। तो नंदा देवी पर्वत क्या करता है? तो मानस खंड और केदार खंड का विभाजन करता है, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजन करता है। क्लियर? ये भी आपने लिख लिया होगा। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अभी हम बात कर रहे थे स्कंद पुराण में। तो जो स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड, इन दोनों का जो संयुक्त क्षेत्र है, इन संयुक्त क्षेत्र के लिए शब्दों का यूज किया गया है उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खस देश। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, स्कंद पुराण में मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खस देश कहा गया है। इसी स्कंद पुराण में जो नाम पड़ा है उत्तराखंड, इसी उत्तराखंड के नाम पर 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 से हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बोला गया कि उत्तराखंड क्यों, मतलब कैसे ये उत्तराखंड हो गया, क्योंकि 2014 वाला दिया था मैंने, तो 2017 का ही है।
ठीक है, 2007 है शायद, ठीक है, 2017 नहीं 2007 से होगा, ठीक है, 2007, 1 जनवरी 2007। आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कि सर 2007 होगा, अरे बोला तो ठीक है, 2017 कैसे होगा, 2007 होगा, मैंने 17 बोलते 2007, तो 1 जनवरी 2007 से हुआ, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 से, तो मुझसे ये 2014 वाले में इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए लिख लिया, यस बोल दीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ठीक। तो इसी के नाम पर, इसी उत्तराखंड के नाम पर ये कहा गया कि पुराणों में हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड लिखा हुआ है, आपने इसे उत्तरांचल क्यों कर दिया, उसी के नाम पर हमारे राज्य का नाम होना चाहिए था, इसलिए इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड कहा गया, उत्तराखंड लिख दिया मैंने, उत्तराखंड कहा जाता था। तो उत्तराखंड के स्थान पर इसी नाम पर उत्तरांचल से हमने क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया, ये रहा उत्तराखंड, ठीक। लिख लिया सबने, चलिए आइए। चलिए अगला समझते हैं, ऋग्वेद के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ऋग्वेद तो हम थोड़ा सा गढ़वाल मंडल में भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में अगर प्रश्न पूछे उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम वर्णन है, वर्णन इसी में मिलता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, इसमें उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। तो आप कई बार देखते होंगे कि देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो देवभूमि शब्द का प्रयोग उत्तराखंड के संदर्भ में इसी ऋग्वेद में किया गया। इसके अलावा इसे मनुष्यों, यानी मनुष्यों का मतलब होता है मुनि, तो ऋषियों, ठीक है, तो मनुष्यों की पूर्ण भूमिका है, मनुष्य यानी ऋषियों से पूर्ण हो जो वो भूमि, तो मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया, ठीक है, ऋग्वेद में। क्लियर है, लास्ट एक पॉइंट बचता है, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा, ठीक। चलिए तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से हो जाएंगे। उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो ये सब आप क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फों से ढका हुआ प्रदेश, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया, वो भी किस भाषा में, तो पाली भाषा में। अगर लिख लिया तो जल्दी से क्वेश्चन वोश्चन लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए प्रमुख लेख, इसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखना जल्दी से। लिखिए पहला क्वेश्चन, मलारी की खोज कब और किसने की, मलारी की खोज चमोली में कब और किसने की, कब और किसने की। अगला, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने हिमवंत हिमवंत हिमवंत, ठीक है, हिमवंत श्वेता हिमवंत, गढ़वाल की खोज नहीं, गढ़वाल ने मलारी की खोज कब की, तो दोनों वर्ष लिख लीजिएगा, 1983 वाला, 2001 वाला, ठीक है, कोष्टक में 2002 भी लिख दिया। अगला, मलारी नामक स्थल से, मलाई नामक स्थल से
क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है? मलारी नामक स्थल से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? अगला, नौला जैनल गांव, नौला जैनल गांव कहाँ अवस्थित है? नौला जैनल गांव कहाँ अवस्थित है? अज्ञा। अगला, शिष्ट और अर्ण बरियल, शिष्ट और अर्ण बरियल समाधान कहाँ खोजे गए? ठीक है, शिष्ट और अर्ण बरियल समाधान कहाँ खोजे गए? ठीक है, अर्ण बरियल। अरे उत्तर नहीं देना है भैया, कहाँ खोजेगा, क्वेश्चन लिखो, उत्तर दे रहे हो। अगला, थापली और पुरोला नामक स्थलों, थापली और पुरोला नामक स्थलों की तुलना, पुरोला नामक स्थल की तुलना किसने, थापली और पुरोला नामक स्थल की तुलना किसने महाभारत से प्राप्त स्थलों से की है? की तुलना किसने महाभारत से प्राप्त सामग्रियों से की है? अगला, कालकुट किसका प्राचीन नाम है? कालकुट और गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? ठीक, अगला, कालकुट और गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? कालकुट और गोविषाण किसका प्राचीन नाम है? अगला, कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण से उत्तराखंड की क्या जानकारी मिलती है? कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण से उत्तराखंड की क्या जानकारी मिलती है? अगला, केदार नहीं, स्कंद पुराण में कौन से 5 खंडों का जिक्र किया गया है? कौन से 5 खंडों का जिक्र किया गया है? जिक्र किया गया है। अगला, केदार खंड और मानस खंड, केदार खंड और मानस खंड किन क्षेत्रों की जानकारी देते हैं? अगला, केदार खंड की लंबाई चौड़ाई, केदार खंड की लंबाई चौड़ाई और उसके विस्तार का वर्णन कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई 50-30 याद रखिएगा। विस्तार जो करना है उसका वो बताना, गंगा से श्वेत पर्वत तक, तामसा टोंस नदी से लेके बौद्धांचल तक, ये सब बता देना उसमें। ठीक है, एक साथ में हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा।
चलिए दोबारा से लिख लीजिए, केदार खंड की लंबाई चौड़ाई, केदार खंड की लंबाई चौड़ाई और उसके विस्तार का वर्णन कीजिए, और उसके विस्तार का वर्णन कीजिए। विस्तार का वर्णन कीजिए। अगला, स्कंद पुराण में केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया? स्कंद पुराण में केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया? संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया? अगला, उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया गया है? उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन हमें किसमें मिलता है? उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन हमें किसमें मिलता है? और इससे उत्तराखंड के लिए किस नाम की जानकारी मिलती है? तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसमें उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की पूर्वभूमि कहा गया है। तो उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन किसमें किया गया है और इसमें उत्तराखंड के लिए किस शब्द का वर्णन किया गया? अगला, बौद्ध साहित्यों में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बौद्ध साहित्यों में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो बच्चों जिस जिसका मंथ होता जाएगा वो लोग फीस जमा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। क्लियर है? सबने लिख लिया? यस बोल दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार।